आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 892 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,32,959। वहीं उत्तराखंड में 3,11,028 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 19,283 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 43 मरीजों की हुई मौत। थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग सिमलसैंड में बन रहे मोटर पुल के निर्माण के दौरान उड़ रही धूल इन दिनों परेशानी का सबब बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बीआरओ के आला अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन बीआरओ के आला अधिकारी अपने मनमानी से बाज नहीं आ रही हैं। वहीं उड़ रही धूल से बीमारियों का खतरा बढ़ने का भय बना हुआ है। बीआरओ द्वारा इस पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। इसके साथ ही जिस स्थान पर पुल बन रहा है वहां से पुराने पुल को हटाकर बीआरओ द्वारा फिलहाल वैकल्पिक तौर पर वैली ब्रिज लगाया गया है, लेकिन वैली ब्रिज के 100 मीटर के दायरे में डामरीकरण का कार्य भी बीआरओ द्वारा पुल बनने तक के लिए छोड़ दिया गया। ऐसे में वैली ब्रिज से वाहनों की आवाजाही के समय उड़ती धूल से स्थानीय लोगों को बीमारियों का खतरा बना हुआ है। पुल का निर्माण बीआरओ द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें मैं कई टाइम्स हम देख रहे हैं, जो हम आते जाते रहते हैं, हम लोग भी वहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो कई टाइम से वहाँ पे पुल का निर्माण तो चल रहा है, लेकिन वहाँ पे धूल धक्कड़ इतनी उड़ रही है और वहाँ पे सड़क का डामरीकरण भी नहीं हुआ, जिससे कि धूल धक्कड़ काफ़ी उड़ रही है। इस कोरोना काल में जहाँ आदमी को ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो वायु पॉल्यूशन वहाँ पे जो है कि एयर पॉल्यूशन काफ़ी हो रहा है धूल धक्कड़ से, और पानी की व्यवस्था बीआरओ की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। हमारे द्वारा बीआरओ के कई आला अधिकारियों को बताने के बावजूद भी उनके कानों में जू तक नहीं लगी है। इसके बारे में भी मुझे ये आप ही के द्वारा अवगत कराया गया है। जैसे मुझे आपके द्वारा अवगत कराया गया, आपके सामने ही मैंने ओआईसी ब्रिज जो है मेजर, उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो आज या कल में एक टैंकर की व्यवस्था वहाँ पे सुनिश्चित करें। मैंने मेजर साहब को कहा है, वो जल्दी ही जो संबंधित उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि उनके पास 2 टैंकर हैं वर्तमान में, जिसमें से एक खराब चल रहा है जो वर्कशॉप में है, और दूसरा टैंकर उनका जो मेजर साइट है नारायणगढ़ में, वहाँ पे कार्यरत है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी असमर्थता जताई थी, लेकिन मैंने उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके माध्यम से वहाँ पर एक टैंकर की व्यवस्था। ऋषिकेश में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की सूचना पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने डालवाला चेकपोस्ट पर छापेमारी की। इस मामले में संलिप्त एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। घटनाक्रम के अनुसार शुक्रवार दोपहर को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के ढालवाला स्थित स्वास्थ्य विभाग की चेकपोस्ट पहुंचे। यहां पर छापेमारी करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और एंटीजन रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट का गहनता से निरीक्षण किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संदीप चबोली के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य निदेशक को ज्ञापन दिया और अवगत कराया कि कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों पर प्रभावी रहेगी। इसकी पुष्टि WHO कर चुका है, जबकि इसके विपरीत प्रदेश में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। किसी जनपद में तो बाल रोग विशेषज्ञ ही उपलब्ध नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश और NHM उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में कोविड काल के मद्देनजर बीते 3 महीने से ऋषिकेश नगर क्षेत्र के अर्बन एरिया शांति नगर और मुनिकीरेती के कैलाश घेट क्षेत्र में स्थापित अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जन जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही दोनों सेंटरों की टीमें क्षेत्र में घर घर जाकर सामान्य रूप से बीमार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवा उपलब्ध करा रही है। THGC लिमिटेड पीपलकोटी में कार्यरत मजदूरों को समय से वेतन न मिलने के कारण मजदूरों ने कंपनी के महाप्रबंधक को पत्र लिखा, जिसमें मजदूरों का कहना है कि इस कोरोना महामारी के चलते सभी मजदूरों ने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए परियोजना में सुचारू रूप से काम किया है, लेकिन फिर भी कंपनी द्वारा मजदूरों की अनदेखी की गई। साथ ही मजदूरों ने कहा कि उनका 6 महीने का वेतन नहीं मिला है। ये आंदोलन हमारा इसलिए हो रहा है कि हमें 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, और ये चीज़ें हमने कम से कम 26 मई को शासन प्रशासन को भी इससे हम अवगत करा चुके हैं। आपने मैनेजमेंट SSC मैनेजमेंट THGC मैनेजमेंट को भी हम पहले ही अवगत करा चुके हैं कि अगर 31 मई तक हमारी पेमेंट नहीं आई तो हम पहले तारीख से इस ऑल इंडिया फेडरेशन इस झंडे के नीचे अपनी हड़ताल करेंगे। जो बोनस है जो समय से मिलना चाहिए था, मैनेजमेंट की ओर से हमेशा आश्वासन है, टाइम पे कोई भी चीज़ हमें नहीं दी जा रही है। कितने महीनों से वेतन नहीं मिला है? 6 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे हमारे वर्करों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि फैमिली चलाना मुश्किल हो गया। पूरे कंपनी कैंपस में पूरे भारतवर्ष से
बाहर से आए हुए वर्कर काम करते हैं, उनकी ऐसी स्थिति होगी वो ना फैमिली को चला पा रहे हैं, ना खुद अपनी जो दैनिक सामान की जो व्यवस्था है उसको खरीद पा रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक बार सैलरी के लिए आंदोलन किया जाता है, ये सही है क्या? प्रत्येक बार सैलरी के लिए आंदोलन किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ जब भी समझौता होता है, मैनेजमेंट अपने लिखित पत्र से पीछे हटती है। 23 मार्च 2013 को खुशियों की सवारी योजना में 90 नए एम्बुलेंस शामिल की गई। बाद में इसमें 7 वाहन और जुड़े। वर्तमान में प्रदेश भर में 97 खुशियों की सवारी के वाहन हैं। गरीब महिलाओं और नवजात शिशुओं को प्रसव के दौरान घर से हॉस्पिटल और प्रसव के बाद हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाने के लिए खुशियों की सवारी बहुत ही मददगार साबित हो रही थी। लेकिन 1 मई 2019 के बाद से लक्ष्य कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद से खुशियों की सवारी का संचालन ठप पड़ा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता रोबिन वर्मा के द्वारा सरकार से इस योजना के संचालन हेतु लगातार मांग उठाई जा रही है। मेरे द्वारा उत्तराखंड में खुशियों की सवारी के संचालन हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो खुशियों की सवारी की गाड़ियां हैं, इनके द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को घर से हॉस्पिटल लेके जाने एवं हॉस्पिटल से घर छोड़ने के लिए किया जाता था। लेकिन 1 मई 2019 से जीवीके कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद से यह सेवा ठप पड़ी हुई है। मेरे द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से इस बारे में कई बार संपर्क भी किया गया, लेकिन यह सेवा सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गई। इस सेवा के संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 3 बार टेंडर भी करवाए जा चुके हैं, लेकिन यह सेवा अभी तक भी शुरू नहीं हो पाई। जबकि जब यह सेवा चल रही थी तो हमारे पहाड़ की महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को इस सेवा के द्वारा बहुत ही लाभ मिल रहा था। मेरा उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि इस सेवा को जनहित को देखते हुए दोबारा से शुरू किया जाए। मसूरी में गूंज संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर सोनिया आनंद रावत द्वारा मसूरी के गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। वहीं सक्षम लोगों से कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस मुसीबत के समय पर मदद की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग मदद कम और फोटो सेशन ज्यादा कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोक निर्माण विभाग की डीडीहाट डिवीजन ने जिला पंचायत सदस्य की शिकायत का 12 घंटे के भीतर ही निवारण कर दिया। 2 माह में मिलम दुग पैदल मार्ग पर बना कच्चा पुल टेढ़ा हो गया था, जिसमें आवागमन करना बेहद खतरनाक हो गया था। कल लोनिवी ने पुल को पैदल चलने के लिए सुरक्षित और सुगम बना दिया है। उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री दिनेश धने से संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। धने ने मुख्यमंत्री को इन सभी मांगों को लेकर पत्र प्रेषित किया और इनकी मांगों को जायज मानते हुए सरकार से मांग की कि जो लोग विगत कई वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूती से संभाले हुए हैं और इस भीषण महामारी में दिन रात एक कर अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखे हुए हैं, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए तत्काल प्रभाव से परीक्षा को निरस्त कर वर्षवार ज्येष्ठता क्रम में समायोजित करने की सरकार से मांग की है। इनका जो इनकी मांग है बहुत ही वाजिब मांग है। ये 10-15 सालों से जो हमारे प्रदेश में जो बिल्कुल जो हमारे पर्वतीय जो अंचल हैं, जो दूरस्थ जो बैकवर्ड या दुर्गम जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और कोरोना काल में भी इन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। अपने परिवार की, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल के इन्होंने काम किया है। और आज जो सरकार इस समय जो भर्ती कर रही है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए जो शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी इसमें सहमति है, उनकी कहीं उनका स्वार्थ इसमें मुझे झलकता है। जो 15-20 सालों से सेवाएं दे रहे, मैं समझता हूँ कि जो ये वैकेंसी निकली है उनमें इनको समायोजित किया जाए। इन्होंने इतने साल तक सेवाएं दी है और लोगों की सेवा की है और ये ट्रेंड भी हैं। इन्होंने इसी सरकार के जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ से इन्होंने भी प्रशिक्षण लिया हुआ है। लेकिन इतने सालों से चूंकि ये सेवा में है, इनका कोई पढ़ाई से इनका कोई टच नहीं, लेकिन अपने केवल एक जो मेडिकल जो क्षेत्र है इनका, केवल लोगों की सेवाएं में लगे हैं। मैं समझता हूँ इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते सरकार को जो परीक्षा आयोजित की है उसको निरस्त करके इनको नियुक्तियां देनी चाहिए, क्योंकि ये सक्षम लोग हैं और प्रशिक्षित लोग हैं। आम आदमी पार्टी और यूथ फाउंडेशन के सदस्यों ने कर्णप्रयाग विधानसभा के खरसाई, पाडोली, गैथी और सबसे दूरस्थ गांव सकड़ गांव पहुंचे। सदस्यों ने गांव-गांव जाकर थर्मल जांच और ऑक्सीजन लेवल जांच की, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। वहां के लोगों ने कर्नल अजय कोठियाल का धन्यवाद किया और कहा, कोरोना काल में पहली बार कोई हमारे गांव में हमारे हालचाल पूछने आया है।
थाना कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष विनोद थपलियाल और खजान सिंह चौहान प्रभारी एडीटीएफ यूकेआई के देखरेख में कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस और एडीटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा एक व्यक्ति की सूचना पर चेकिंग की कार्रवाई की गई। तो चेकिंग के दौरान साल्ट बैंड के पास 2 व्यक्तियों बलविंदर सिंह और मेजर सिंह को 38 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर उक्त दोनों व्यक्तियों को विरुद्ध थाना कोतवाली उत्तरकाशी में एनडीपीएस एक्ट की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कल उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 व्यक्ति बलविंदर सिंह और मेजर सिंह गिरफ्तार किए गए, जिनसे 38 किलोग्राम डोडा बरामद हुआ। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं और पंजाब में इस समय रह रहे हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से आ गई थी, इन पर हमने नज़र रखी और कल इन्हें 38 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किया। इनके पूर्व में भी कुछ मुकदमे हैं एनडीपीएस के, उसकी जानकारी ली जा रही है। किन किन थानों में कितने मुकदमे इन पर पंजीकृत हुए हैं, उनकी जानकारी ली जा रही है। आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रामनगर ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी लगातार पिछले साल से कोरोना महामारी में अपने क्षेत्र में अलग अलग जगह जाकर और अस्पताल में फ्रंटलाइन में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन कोरोना वॉरियर्स को N95 मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर और जरूरतमंद लोगों को राशन दे रहे हैं। अपने निजी खर्चे से लगातार अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। घनी आबादी वाला हरिद्वार जिला स्वास्थ्य सेवाओं में काफी पिछड़ा हुआ है। लंबे समय से हरिद्वार को एक मेडिकल कॉलेज की दरकार थी। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने करीब 85 एकड़ भूमि पर तो MBBS सीटों वाला मेडिकल कॉलेज स्वीकृत भी कर दिया, जिसके लिए हाल ही में राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। हरिद्वार नगर विधायक मदन कौशिक इस मेडिकल कॉलेज को अपने वर्षों पुराना सपना बता रहे हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के विरोध में कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। कांग्रेस नेता हेमंत साहू ने कहा कि आम जनता कोरोना महामारी से परेशान है, ऊपर से केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। हल्द्वानी में बिक रही ऑनलाइन शराब को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बीसी पंत ने अवैध शराब की बिक्री के विरोध में अपर पुलिस अधीक्षक से वार्ता की और मांग की है कि हल्द्वानी शहर में लॉकडाउन में जो बिक रही है और मांग की है कि जो लॉकडाउन में हल्द्वानी शहर में बिक रही शराब उसके ऊपर प्रतिबंध लगाई जाए। वहीं बीसी पंत ने कहा कि अगर जल्द ही अवैध रूप से बिक रही शराब को नहीं रोका गया तो इस पर डीजीपी से भी वार्ता करेंगे। मेरे साथ दीप जोशी जी हैं। ये अवैध शराब जो चोरी छुरी बिक रही है और पुलिस प्रशासन इसमें सख्ती नहीं ला रहे हैं और जगह जगह ऑनलाइन से भी शराबें बिक रही हैं, जैसे मैंने एक ऑडियो लोगों को दिखाया है। तो मैं चाहता हूं कि सर उसमें सख्ती लाई जाए प्रशासन द्वारा, और अगर सख्ती नहीं लाई जाएगी तो फिर इसके लिए हम उच्च अधिकारी से बात करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, बात करेंगे। और हमें सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं अपनी पूरे हल्द्वानी में जो मेरी टीम है तो सभी जगह मैंने आदेश कर दिए हैं अपनी टीम को कि अगर ऐसे कोई अवैध शराब बेचता है तो उसके हम प्रशासन को साथ लेके चलेंगे। अगर कोई अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए सख्ती होगी, करवाएंगे। हरिद्वार वन प्रभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से वन महकमे के लिए सिरदर्द बना कुख्यात वन तस्कर इलियास उर्फ डांगी वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया है। इलियास पर हरिद्वार वन प्रभाग और राजाजी नेशनल पार्क में वन तस्करी के 123 मुकदमे दर्ज है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची हरिद्वार रेंज की टीम ने भादराबाद क्षेत्र से कुख्यात तस्कर इलियास को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इलियास के साथ मौजूद अन्य 4 वन तस्कर फरार होने में सफल रहे। हाँ, एक्चुअली कल हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी और हमारे पास जो हमारा भादराबाद वाला क्षेत्र है वहाँ पे कुछ माफिया सागौन के पेड़ काटने आए थे और ये लगभग दिन में 2:30-3 बजे के बाद है। हमारी टीम तुरंत मौके पे गई और ये एक गैंग है जो इस तरफ से सक्रिय हो रहा था। तो इसमें लगभग 4-5 थे ये लोग, तो एक इनमें से हमारे हत्थे चढ़ गया और उसको हमने अपनी कस्टडी में लेके आज उसको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया है। और ये बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का अपराधी है। पहले भी इसके ऊपर लगभग 130 मामले हमारे राजाजी नेशनल पार्क और हरिद्वार वन प्रभाग में इस पे दर्ज हैं और भी संगीन धाराओं में पुलिस के पास केस हैं। और उसके बाद जो है हमने इसको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया है। इस मुजरिम का नाम इलियास डंगी करके उर्फ डंगी बोलते हैं इसको और ये हजारा का रहने वाला है। इसके साथ और नाम दर्ज 4 और मुजरिम हैं।
भारत मजदूर संगठन उत्तरकाशी के अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के माध्यम से भवन निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने हेतु मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मजदूर संगठन के अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह नेगी ने बताया कि पिछले वर्ष कोविड महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता धनराशि 2000 रुपए राशन किट भवन निर्माण श्रमिकों को मिली और 50% मजदूरों को कंपनियों में रोजगार मुहैया कराने के आदेश भी जारी किए गए थे। उसी प्रकार इस वर्ष में भी भवन निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि इस वर्ष मनरेगा कर्मी 3-4 माह से हड़ताल में है। मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है, और मुझे आशा भी है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे, पूर्ण आशा है। इसलिए दिया है क्योंकि हमारे जो मनरेगा के जो मजदूर हैं, अभी जो ये मनरेगा कर्मकार हैं, इन लोगों की लगभग 3 माह से हड़ताल है। और जो हमारे जो ग्राम पंचायत में जो भी मजदूर कार्य करते हैं, 3 माह से उनको कोई कार्य नहीं मिला है। एक तो वहाँ से भी हमारे मजदूरों को इस महामारी से और इस मनरेगा कर्मकारों से काफ़ी हानि हुई है और इनका जो पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत आ रही। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कंपनी में जो मजदूर हैं, यहाँ पर भी सरकार द्वारा ये कोविड-19 के आधार पर, इस महामारी के आधार पर कंपनियों को सरकार द्वारा आदेश हुआ है कि 50% कार्य ही मजदूर करेंगे। तो कंपनियों ने जो उत्तराखंड के जो मजदूर हैं, वो उनको घर बिठा रखा है, और जो बाहर से आए हुए मजदूर हैं, जो बाहर के स्टेट के मजदूर हैं, उनसे यहाँ पर कार्य करवाया जा रहा है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।